हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। हमारी जो जीएस की सीरीज अभी चल रही है उसमें हम एनवायरनमेंट जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम डिस्कस कर रहे थे। पहले हमने एनवायरनमेंट के जो बेसिक्स है उसको हमने डिस्कस किया, जैसे एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर उसमें उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, फिर आगे हमने चैप्टर में डिस्कस किया कि इकोलॉजी क्या होती है, इकोसिस्टम क्या होता है, जो फंडामेंटल्स जो हैं उसको हमने डिस्कस किया, जिससे कि आप एनवायरनमेंट एज अ होल सब्जेक्ट समझने के लिए प्रिपेयर हो पाए। ठीक, और वहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप आजकल न्यूज में या कहीं भी अगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो उसमें ये शब्द बहुत ही चर्चा में रहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हिंदी में से बोलते हैं सतत विकास। पहले हम इसका मतलब समझते हैं, फिर आपको हम बताएंगे कि यहां से क्वेश्चन कहां से बनते हैं और कितने क्वेश्चन बन चुके हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे। आज के समय में जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज एक प्रॉब्लम के रूप में हो रहा है, जलवायु परिवर्तन, कि टेम्परेचर बढ़ रहा है पृथ्वी का ग्रीन हाउस गैसेस के कारण। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है, अब जो अंधापन जो डेवलपमेंट के लिए था उसको छोड़ के अब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब केवल ग्रोथ की बात नहीं होती कि केवल हमें प्रोडक्शन करना है, उसकी बात नहीं होती। अब हमें ध्यान रखना होता है कि हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाते हुए डेवलपमेंट करना है। अर्थात इसका अगर परिभाषा दी जाए, इसकी डेफिनेशन दी जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा विकास है, ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें हमें अपने आने वाली पीढ़ियों, जो फ्यूचर में जनरेशन आने वाली है, उसके जो हित हैं, इंटरेस्ट हैं, उससे समझौता किए बिना जो आज की जरूरत है, आज की जो डेवलपमेंट की जरूरत है, उसको पूरा किया जाए। तो इस प्रकार का जो डेवलपमेंट होगा क्या कहलाएगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अर्थात एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट को बैलेंस बना के चला जाए कि आप डेवलपमेंट भी कर रहे हैं बट आप एनवायरनमेंट को कंजर्व करके चल रहे हैं, संरक्षण करके चल रहे हैं। ये नहीं है कि केवल आप डेवलपमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, एनवायरनमेंट का दोहन इतना कर दे रहे हैं कि चीजें और भी खराब हो जाएं। तो सतत विकास क्या है या सस्टेनेबल डेवलपमेंट? ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ियों अर्थात फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट से समझौता किए बिना, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसका आज के रिसोर्सेस पे भी उतना ही हक है जितना हमारा। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे दिया गया कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को भी पूरा करना है बट अपनी फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट को भी बनाए रखना है, उसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अब देखिए, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट, बट हमारे जो यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस या एसएससी के एग्जाम है, वहां पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ये डेफिनेशन वाला क्वेश्चन शायद ना बने, ये इसमें बनते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन। कैसे? जैसे कि जो अभी तक एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल निर्धारित किए गए हैं वो है 17। ये क्या करते हैं एग्जाम में, इन 17 के बारे में मैच द कॉलम के लेवल पे क्वेश्चन पूछना, या 2-3 ऑप्शन में दे दिया कि एसडीजी 2 क्या है, एसडीजी 1 क्या है, एसडीजी 17 क्या है, 16 क्या है। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। आप अगर पीवाईक्यू जाके देखेंगे चाहे किसी भी स्टेट सर्विस के एग्जाम में, वहां ऐसे क्वेश्चन आपको पिछले 4-5 साल में ये रिपीट वे में आ रहे हैं बराबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये 17 के 17 जो एसडीजी हैं वो मैं आपको यहाँ नोट किया हुआ हूं, इसको समझाऊंगा और याद करने के तरीके जो एक टूल के तरीके से होते हैं वो आपको मैं यहाँ पे पेश करूंगा, जिससे कि आप ये 17 के 17 कम से कम 15-16 तो याद करके जाएं। क्योंकि ये एग्जाम में आप देखेंगे आने वाले पेपर में, अभी यूपी पेट का पेपर है, उसके बाद बिहार पीसीएस का है, तो वहां ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अच्छा, इसका यूज केवल पीसीएस की प्रीलिम्स एग्जाम तक नहीं है। अगर आप मेंस जब अपीयर करेंगे प्रीलिम्स निकालने के बाद तो उसमें आप जब भी आंसर राइटिंग करते हैं तो वहां पे आप जब एसडीजी को मेंशन करते हैं ना, तो आपके जो आंसर की इंपॉर्टेंस होती है, जो इंपैक्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका यूज आपके प्रीलिम्स एग्जाम में तो है ही, साथ साथ मेंस के पेपर में भी पूरा है। ठीक है, तो ये चीज, इसका इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया। अब चलते हैं इसके फैक्चुअल पोर्शन पे कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं या बन रहे हैं इस समय। तो देखो, सबसे पहले सतत विकास जो है ये किस रिपोर्ट में पहली बार इस शब्द का
प्रयोग किया गया। तो इस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, हमारा साझा भविष्य। एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, उसमें सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि किस रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास शब्द की चर्चा की गई या प्रयोग किया गया। तो ये आपको याद रखना है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम है द ब्रटलैंड रिपोर्ट। क्या बोलते हैं इसको? द ब्रटलैंड रिपोर्ट। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि सतत विकास जो शब्द है ये किस रिपोर्ट में पहली बार चर्चा में आया था या प्रकाशित किया गया था। तो वो है द ब्रटलैंड रिपोर्ट। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, सतत विकास की परिभाषा और किस रिपोर्ट में इसका पहली बार चर्चा मिला, आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट या द ब्रटलैंड रिपोर्ट। ठीक, इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं अपने एसडीजी गोल्स के तरफ। ठीक, और एक बार ऐसा करिए, मैं साइड हो रहा हूं, आप लोग इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। इससे क्या होगा, आपको लास्ट टाइम एग्जाम में रिवीजन करने में एक ही जगह पे ये पूरा आपको फैक्ट मिल जाएगा, तो रिवीजन करने में ज्यादा आसानी होगी। एक बार आप इसका स्नैप ले लीजिए। ठीक, उम्मीद है कि आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा। अब देखो हुआ क्या, 2015 में सभी विश्व के जो बड़े देश हैं, प्रमुख देश हैं, जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड काम के लिए एक जगह इकट्ठा हुए, उन्होंने क्या किया, 2015 में कुछ गोल निर्धारित किए। बोला गया कि सभी देशों को अपनी क्षमता के अनुसार, जितनी कैपेसिटी है उसके अनुसार हमें इन 17 के 17 गोलों को फॉलो करना है, जिससे कि जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, वो लिमिटेड हो सके, चीजों को रोका जा सके, और जो हमारे पृथ्वी का तापमान बताया जा रहा है कि जो 2 डिग्री से बढ़ सकता है, उसे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है या जो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम है, उसको कंट्रोल करने के लिए ये एसडीजी गोल्स का क्या किया गया, निर्माण किया गया है। और सबने एक सहमति दी कि ठीक है, सभी देश अपने अपने कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के द्वारा हम क्या करेंगे, इसको अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलते हैं, एसडीजी गोल्स कितने हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये है पूरे 17। ठीक है, सतत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एसडीजी गोल, सतत विकास लक्ष्य, ये कितने हैं, ये हैं 17, और 17 को हमें भी यहाँ पे देखना है और इसको आपको याद करना है। ध्यान रख लीजिए, इसको केवल रीडिंग करके छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में रीडिंग से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि 17 है ना, और एग्जाम में कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, पीसीएस में, स्टेट सर्विसेज में सीधा एक तरफ दे देगा, मैथ्स दी कॉलम में एक साइड दे देगा एसडीजी 12, 13, 1, 2 और आगे दे देगा कि वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर याद नहीं होगा तो आप वहां निश्चित रूप से कंफ्यूज होंगे और गलत करके आएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको सीरियसली इसको याद कर लीजिए और इसको नोट मेकिंग करके अपने पास रखिए, कम से कम 8 से 10 बार इसको देखिए, तब जाके याद होगा। तो अब बात करते हैं हम अपने पहले एसडीजी गोल की, जिसे बोला जाता है एसडीजी 1। तो एसडीजी 1 में किस विषय से संबंधित है? एसडीजी है नो पॉवर्टी, अर्थात जो गरीबी है उसको हमें समाप्त करना है। नो पॉवर्टी, जो पॉवर्टी का गरीबी या दरिद्रता बोलते हैं इसको, तो ये चीजों को हमें समाप्त करना है। तो हमारा पहला गोल एसडीजी किससे रिलेटेड है? नो पॉवर्टी। ठीक, दूसरा, इसको लिखते जाइएगा, दूसरा एसडीजी किससे रिलेटेड है? दूसरा है जीरो हंगर, अर्थात जो भूखमरी की समस्या है देश के स्तर पर, विश्व के स्तर पर, उसको क्या करना है, हमें उसको समाप्त करना है, उसको शून्य तक ले आना है। देखो लिखा हुआ है ना, जीरो हंगर, तो इसको कहां लाना है? शून्य तक लाना। ठीक है, तो पहला क्या हो गया? नो पॉवर्टी। दूसरा क्या हो गया? जीरो हंगर। ठीक है, अब बात करते हैं हम तीसरे एसडीजी की। तीसरा एसडीजी किस विषय से जुड़ा हुआ है? यह जुड़ा है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि लोगों का स्वास्थ्य बढ़िया हो। ये कौन सा एसडीजी है? एसडीजी 3। तो पहला हो गया नो पॉवर्टी, दूसरा हो गया जीरो हंगर, तीसरा हो गया गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक, तो ये याद रखना।
गरीबी समाप्ति, शून्य भूखमरी और गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य। ठीक है, अब एसडीजी 4 की बात करते हैं। तो आप ये देखिए, हेल्थ के बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है लाइफ में? एजुकेशन। तो इसको आप ऐसे याद रखना, हेल्थ एजुकेशन। तो एसडीजी 4 में क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ऐसी शिक्षा मिले जिसमें गुणवत्ता हो। ठीक है, तो 1 नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड गुड हेल्थ, 4 क्वालिटी एजुकेशन, और 5th क्या है? अब जब ये सब चीजें आ जाएगी, एजुकेशन मिल जाएगा और हेल्थ हो जाएगी, तो क्या होगा? जेंडर इक्वालिटी। तो 5th क्या है? जेंडर इक्वालिटी। एसडीजी 5 क्या है? लैंगिक समानता, मतलब पुरुषों और महिलाओं में जो एक समानता का लक्ष्य रखा गया है, तो उसको हमें यहाँ एसडीजी 5 में उसकी बात की गई है। ठीक है, एसडीजी 5 क्या है? जेंडर इक्वालिटी। ठीक, पहला क्या है? नो पॉवर्टी, दूसरा क्या है? जीरो हंगर, तीसरा क्या है? गुड हेल्थ एंड वेलबींग, 4th क्या है? क्वालिटी एजुकेशन, 5th क्या है? जेंडर इक्वालिटी। अब आते बात करते हैं 6th की। तो देखो 6 को ऐसे याद रखना आप, स्वच्छ, 6 हिंदी में क्या बोलेंगे? 6 को 6 से स्वच्छता याद रखना। क्या? स्वच्छता, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, तो एसडी 6 में क्या होगा? एसडी 6 में होगा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्या होगा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, एसडीजी 6 में क्या होगा? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अर्थात स्वच्छ जल और स्वच्छता। तो ये हो गया मेरा 6वां। अब बात करते हैं एसडीजी 7 की। एसडीजी 7 में बात की गई है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। जो हम बात नहीं करते हैं ग्रीन एनर्जी की आज के समय में, चाहे वो पवन ऊर्जा हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, या हाइड्रोजन ऊर्जा हो, तो इन सब की बात क्यों हो रही है? क्योंकि एसडीजी 7 को हमें प्राप्त करना है जिसको बोला जाता है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, अर्थात हमें ऐसी ऊर्जा प्राप्त करें जो कि जिसमें कार्बन इमिशन मिनिमम हो और अफोर्डेबल हो, मतलब कम से कम पैसे में, कम से कम खर्च में वो हम यूज कर सके। ठीक, तो एसडीजी 7 क्या हो गया? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक, ये हो गया हमारा 7। तो एक बार मेरे साथ रिपीट करिए, पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा है आपका गुड हेल्थ एंड वेलबींग, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7th क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ठीक, तो यहाँ आपके 7 तैयार हो गए। अब बात करते हैं हम 8 के बारे में। तो 8 क्या है? एसडीजी 8 बताता है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की, अर्थात ये कह रहा है कि ग्रोथ इकोनॉमी की हो और वर्क कंडीशन क्या हो? डिसेंट हो। ठीक, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किसमें है? एसडीजी 8 में। तो आप ये 8 के 8 बिल्कुल इसको लिखते जाइए साथ में। ठीक है, पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा हेल्थ, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा जेंडर इक्वालिटी, छठा क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी एंड आठवां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, अब बात करते हैं 9वें की। देखिए इसमें क्या है ना, ये कोई कॉन्सेप्चुअल चीज नहीं है, ये फैक्ट है कि इस गोल में ये लिखा गया है। ये हमारे जो ग्लोबल लीडर्स है उन्होंने बैठ के यहाँ पे डिसाइड किया कि ऐसा ऐसा है। यहाँ पे कुछ समझने की चीज नहीं है। हाँ, ये समझ सकते हैं कि ये क्या होता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया पहले ही। फिर ये चीजें याद करनी है क्योंकि यहाँ से पीटी में सीधे क्वेश्चन बनते हैं। आप इसको छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आप फिर अफसोस करेंगे। फिर बात करते हैं एसडीजी 9 की। देखो 9 में आप याद रखना, 9 इनोवेशन। ठीक है, 9 में आप याद रखना आई की पावर 3, मतलब 3 आई, क्या क्या? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपको एसडीजी 9 की बात करें तो 9 से याद रखना इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री। ठीक, तो 9 हो गया आपका क्या? इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर कुछ छूटा हो तो आप लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एसडीजी 10 पे। ठीक, 8 क्या था? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
10th के 9 क्या है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। फिर बात क्या करते हैं एसडीजी 10 की। एसडीजी 10 में क्या है, एसडीजी 10 में है रिड्यूस इनइक्वालिटीज, जो वैश्विक या देशों में ग्लोबल लेवल पे या कंट्री के लेवल पे जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है, अर्थात कम करना है। जैसे असमानता कैसी, मान लीजिए वो लैंगिक हो सकती है, जेंडर इनइक्वालिटी हो, या वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो सकती है, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, किसी भी प्रकार की अगर इनइक्वालिटी है तो उसको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो एसडीजी 10 क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। देखो इसको याद करने का तरीका मैं बता दूं। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है, किसी के पास बहुत कुछ हो, किसी के पास कुछ ना हो। अब कुछ नहीं होने को हम जीरो बोल सकते हैं, बहुत कुछ होने को हम एक बोल सकते हैं, और 1 0 क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटी। तो इसको याद रखना, 1 0 जब आ जाए तो सीधा उसको याद रखना कैसे, 1 0, एक बहुत ज्यादा है, एक बहुत कम है, तो रिड्यूस इनइक्वालिटी, इसी इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है। ठीक, नोट कर लीजिए इसको, एसडीजी 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ठीक, अब बात करते हैं हम एसडीजी 11 की। 11 में क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, सतत शहर, ऐसे शहरों का निर्माण हो जो कि सस्टेन कर सके। जैसे क्या होता है कि अगर मान लो किसी सिटी, जैसे अब दिल्ली है, अब दिल्ली में क्या है कि चीजें ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत जगह नहीं है, जैसे थोड़ी सी बारिश हुई वहां पे कहीं पे बाढ़ की समस्या आ जा रही है, फिर उसके साथ नाले उफान पे आ जा रहे हैं, रोग फैल रहा है। तो ये क्या है, ये सिटी की सस्टेनेबिलिटी को नहीं दिखाता है, ये दिखाता है कि ये सिटी बहुत दिनों तक सस्टेन नहीं कर सकती है। ऐसे में हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ऐसे शहरों का निर्माण हो जो सस्टेनेबल हो, ठीक है, ऑर्गेनाइज तरीके से बनाए जाए। तो आप ये याद रखना, एसडीजी 11 क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, याद रखना इसको। तो 8 क्या था, डिसेंट वर्क। 9 क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन एंड इंडस्ट्री। 10th क्या है, रिड्यूस इनइक्वालिटीज। और 11 क्या है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। तो ये देखिए, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास कि हाँ इसको छोड़ दिया जाए, इसको आपको याद करके जाना है। मैं मानता हूं कि ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि यार इतना सारा है, बट एग्जाम में आ रहा है तो आपकी मजबूरी है, वो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है कि आप छोड़ दें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। पिछले 4 साल का पेपर उठाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एसडीजी 12 की। एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12वां, ये क्या बताता है, ये दिखाता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, अर्थात जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आज वर्ल्ड लेवल या किसी कंट्री लेवल पे अगर जो प्रदूषण है, वो एक जो इररिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है ना, कि किसी भी, जितना इंसान को एक लालच या भूख है कि कंज्यूम किए जा रहा है, तो वो एक जो इररिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन के कारण ही कहीं ना कहीं एक पॉल्यूशन या जो भी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि मुझे, अब मेरे पास कार है, मुझे जाना है 2 किलोमीटर, लेकिन मैं अपनी कार ही ले जाऊंगा ना, साइकिल यूज नहीं करूंगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो गया, हमारे कंज्यूम करने की आदत बढ़ गई है कि नहीं हमें चलना है, या एसी चला के बैठे रहना है, भले उसकी जरूरत है या नहीं। तो ये क्या है, इररिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है। तो इसको हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन में बदलना है। ये किसमें है, एसडीजी 12 में। ठीक, तो इसको याद रखना, एसडीजी 12 रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। ठीक, जिससे कि रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। ठीक, अब बात करते हैं 13 की। एसडीजी 13 बताता है क्लाइमेट एक्शन को, ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इसको आप स्टार लगा लीजिए। एसडीजी 13 और एसडीजी 14 ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये इनको याद रखना। तो एसडीजी 13 क्या है, क्लाइमेट एक्शन। और एसडीजी 14 क्या है, एसडीजी 14 है लाइफ बिलो वाटर, अर्थात जो जल के नीचे जीवन है उनका संरक्षण कैसे किया जाए, अर्थात जो मरीन इकोसिस्टम है, समुद्र का, नदियों का, तो वो किसमें आता है, वो आता है एसडीजी 14 में, याद रखना। एसडीजी 14 में क्या है, लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, तो यहां तक आपने नोट कर लिया।
10 रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11 सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 क्या है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, 13 क्या है क्लाइमेट एक्शन, जो जलवायु परिवर्तन के प्रति जो एक्शन किया जाना चाहिए। एसडीजी 14 क्या है लाइफ बिलो वाटर, अर्थात जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, समुद्र का जो पारिस्थितिकी तंत्र है, जो वहां का जीवन है, चाहे वो कोरल रीफ्स हो, मछलियां हो या जितने भी जीव हो, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका उनका कंजर्वेशन कैसे करना है उसके बारे में हम बात करेंगे किसमें, एसडीजी 14 में। ठीक, 14 हो गए, अब बचे आपके 3। एसडीजी 15, देखो 14 से 15 को लिंक करना, 14 पानी के लिए बोलता है और 15 लैंड के जीवन के लिए बोलता है। तो ये याद रखने का एक, देखो सबके लिए ट्रिक तो नहीं बन सकती है, लेकिन एक दो को इंटरलिंक करके आप पढ़ेंगे तो वहां एग्जाम में आप इजिली मैच द कॉलम में आप इसको क्रैक कर पाएंगे। 14 क्या है लाइफ बिलो वाटर, 15 क्या है लाइफ ऑन अ लैंड, अर्थात जो पृथ्वी पर जीवन है उसके कंजर्वेशन की बात कौन करता है, एसडीजी 15। ठीक, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, या डाइवर्सिटी को बचाना हो गया, तो ये क्या है, ये सब एसडीजी 15 में आएगा। ठीक है, तो 14 क्या है लाइफ बिलो वाटर एंड 15 क्या है लाइफ ऑन लैंड। अब हम बात करेंगे एसडीजी 16 की। ठीक, अब देखो अभी तक तो हमने क्या देखा पर्यावरण, इन सब से रिलेटेड एसडीजी गोल को देखा। 16 नंबर क्या है, 16 नंबर है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, अर्थात जो ग्लोबल पीस बनाने का लक्ष्य है कि वैश्विक शांति हो सके। क्योंकि देखो अगर आपको सच में डेवलपमेंट करना है, पूरे ग्लोबली डेवलप करना है, पूरे पृथ्वी या पूरे संसार की बात कर रहे हैं, विश्व की, तो वहां पे पीस होना बहुत जरूरी है, शांति का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अगर कहीं युद्ध चल रहा है और कुछ देश भिड़े हुए हैं तो वहां पे आप फिर ग्लोबल डेवलपमेंट की बात नहीं कर सकते। ठीक है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की बात नहीं कर सकते, क्योंकि जो देश युद्ध में उतरा हुआ है उससे आप क्या ही बात करोगे कि नहीं चलो पीस की एनवायरनमेंट की बात करते हैं। वो कहेगा ना कि पहले मैं अपनी सीमा बचा लूं, अपने देश की सुरक्षा कर लूं, फिर हम एनवायरनमेंट भी देख लेंगे। तो इसलिए जरूरी क्या है, पीस, शांति का होना बहुत जरूरी है। जस्टिस, अर्थात जो हमारा ग्लोबल ऑर्डर होता है जस्टिस का, कि किसी देश के साथ गलत ना हो, किसी के साथ पावर का गलत इस्तेमाल ना किया जाए, तो पीस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन कैसे होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग, जैसे हमारा यूनाइटेड नेशन हो गया, हमारा WHO हो गया, हाँ, और जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है जैसे WTO हो गया, ये कैसे होने चाहिए, मजबूत होने चाहिए। क्यों, अगर ये मजबूत होंगे तभी तो जो ग्लोबल रूल बना हुआ है कि वैश्विक नियम कैसे होने चाहिए, कैसे एक जस्टिस दिया जा सकता है सभी कंट्रीज को, तभी तो वो दे पाएंगे। नहीं अगर वो कमजोर रहेंगे तो कोई भी ताकतवर देश उनको दबा देगा। इसलिए क्या होना चाहिए 16 में, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक, तो यहां हमने बात कर ली 16 की, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। अब हमारा आखिरी गोल है, ये 17वां गोल है, और आप इस 17वां के स्नैपशॉट मैंने पहले बोल रखा था, आप ले लीजिए, इसको आपको याद करके जाइए। मैं बता रहा हूं पेपर में आपके 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित आएगा यहाँ से। ये 17 गोल में से एक क्वेश्चन बनना ही तय है। 17वां क्या कहता है, एसडीजी 17 कहता है पार्टनरशिप्स फॉर द गोल्स। जो हमने लक्ष्य बनाए हैं उसके लिए विश्व के देशों में क्या होनी चाहिए, पार्टनरशिप होनी चाहिए, एज ए पार्टनर काम करना है हमको, तब जाके हम ये इन बड़े गोलों को अचीव कर पाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमने 17वां गोल देखा। सबसे पहले देखा कि ये विकास क्या होता है, कि हमने आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी दोनों को बैलेंस लेके चलना है। ब्रटलैंड रिपोर्ट में इसका पहली बार विचार आया, शब्द आया, और इसको आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट भी कहा जाता है। और ये 17 के 17 मैंने आपके सामने डिटेल में डिस्कस किए। आप लोग इसको रिवाइज करिए और 3-4 बार पढ़ जाइए। ठीक, 3-4 बार पढ़ जाइए और इसको याद कर लीजिए। आप एक बार स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूं, आप स्नैपशॉट ले लीजिए, इस वीडियो को रोक के स्नैप ले लीजिए। ठीक, उम्मीद है कि आपने स्नैपशॉट ले लिया होगा, और ऐसे ही आप पूरी मेहनत से लगे रहिए। मैं आपको बता रहा हूं जो लेक्चर यहाँ डिलीवर किए जा रहे हैं, हम एग्जाम के बाद बात करेंगे कि कहां से क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन किस लेक्चर से आया है। ठीक, तो ऐसे ही लगे रहिए पूरे विश्वास के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।